भाई प्लीज, ओए बोल नहीं कोई भी। देखिए बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। देखिए आसान सा टॉपिक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैटर होता है। क्या होता है? और मैटर जब चलता है तो एक वेव क्रिएट करता है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर। और जब मैटर चलता है तो क्या क्रिएट करता है? मैटर वेव। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है? पहली ऑर्बिट में। कहां चल रहा है? उसकी रेडियस क्या है? ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वेव क्रिएट करेगा। कौन सी वेव क्रिएट करेगा? मैटर वेव। तो कह रहा है जो वेव के नंबर होगा या वेव की लेंथ जो होगी वो क्या होगी? 2πr के बराबर होगी, 2πr1 के। यह इसका क्या है? सरकमफेरेंस है। क्या है ये? तो यहां पर जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला और मैटर वेव क्रिएट की, तो उस मैटर वेव की जो वेव लेंथ थी क्या थी? वो इस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस के क्या थी? बराबर थी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या हो, दूसरे ऑर्बिट में चले, क्या करे? तो ये तब कितनी वेव क्रिएट करेगा? 2 वेव। क्या करेगा? और इस वेव की जो लेंथ रहेगी वो क्या होगी? इस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस के बराबर रहेगी। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है? तीसरे ऑर्बिट में। कहां चल रहा है? तीसरे ऑर्बिट में। तो यहां पर कितनी वेव क्रिएट करेगा? और ये तीनों वेव की लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी? इसके सरकमफेरेंस के। तो कहने का क्या मतलब है? यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन द टोटल वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव शुड बी इक्वल टू दी 2πrn। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसको हम लिखते हैं 2πrn इक्वल्स टू में nh। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा के बराबर होगा। यानी पहले 2πr1 किसके बराबर होगा? लैम्डा के। n की वैल्यू 2 ले लो तो क्या होगा? 2πr2 किसके बराबर होगा? 2 लैम्डा के। n की वैल्यू 3 ले लो तो 2πr3 किसके बराबर होगा? यही है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन और कितनी वेव? लैम्डा। वो किसके बराबर होगी? सरकमफेरेंस की। दूसरे ऑर्बिट में कितनी वेव? किसके बराबर होगी? समझ गए? यही है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे वो उससे तेरे को छोड़ना, वस्तु समझ गया नहीं? बस देखिए भैया, फिर आता भैया, अरे बैठ यहीं बैठ जा। ठीक है, बोर ध्यान दीजिए, बोलेगी नहीं। बोर एटॉमिक मॉडल और पोस्टुलेट्स। ठीक है भैया, बोर एटॉमिक मॉडल और पोस्टुलेट्स। बोर पोस्टुलेट्स। ठीक है भैया, बोर ने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर। एक एटम जो होता है उसके पास छोटा और मैसिव सेंट्रल कोर होता है, जिसको क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियस। अराउंड विच द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो चारों ओर घूमते हैं उनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अराउंड विच द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। ठीक है, और आपको पता है घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सिव एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पे क्या होता है? तो उनके बीच का जो एट्रैक्टिव फोर्स है वही क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वही लिखा हुआ है कि एन एटम कंसिस्ट विद अ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अराउंड विच द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गया? क्योंकि हर सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गया? और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि कहां लग रहा होता है? सेंटर की तरफ। यहां पर इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन खींच रहा है? इधर की तरफ। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट्स हो गया। ठीक है, क्या पहला पोस्टुलेट्स? कि एटम जो होता है उसके सेंटर पर एक मैसिव और ठीक है सेंट्रल कोर होता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। उसके चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स। समझ गया? ये हो गया। अब ये सेकंड पोस्टुलेट्स देखिए, ध्यान दीजिए।
सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है, चलो पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है, आपने सुना भी होगा, केमिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा सेकंड पोस्टुलेट्स, ठीक है, लेकिन आपने केवल रटा होगा, पढ़ा नहीं होगा ढंग से। देखिए ये देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर। क्या होता है, एमवीआर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लीजिए एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 20। क्या आ गया, 20। और फिर एक टर्म होती है जिसको कहते हैं एन एच अपॉन में 2 पाई, एन एच अपॉन में 2 पाई, और इसकी वैल्यू आ गई है भैया 50। इसकी वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन मैंने देखा, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है, 20। और एक टर्म होती है जिसको कहते हैं एन एच अपॉन में 2 पाई, उसकी वैल्यू क्या है, 50। ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। वरना आपने केवल सुना होगा एमवीआर इक्वल्स टू में एनएच अपॉन में 2 पाई, केवल ये पढ़ा होगा, मतलब नहीं पता होगा आपको। सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को देखा जिसका मास, वेलोसिटी और रेडियस को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 20 आ गया। फिर मेरे को एक टर्म पता थी, किसने बताया था, बोर ने बताया था उस टर्म के बारे में, वो थी एन एच अपॉन में 2 पाई। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 2 और पाई तो आपको पता ही है कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू को सॉल्व किया तो आ रहा है 50। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जिसके एमबीआर की वैल्यू क्या है, 20 आ रही है, वो इसमें घूम रहा है। दोनों बराबर तो है नहीं, ये एमबीआर की वैल्यू क्या है 20, और ये एनएच अपॉन में 2 पाई की वैल्यू क्या रही है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का नहीं है। ये कहां से है, नीचे से ऊपर की तरफ आया एनर्जी को गेन करके, ये नीचे जाएगा वापसी, ठीक है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये कहां पर है, एक्साइटेड स्टेट में। ये एनर्जी को रिलीज करेगा, समझ गए, वापस कहां जाएगा, उस जगह पर जहां पर एन एच अपॉन में 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाए, 20 हो जाए। समझ गए, ये अभी यहां पर है, इस वाले में घूम रहा है, और इस वाले में जब घूमेगा ये इलेक्ट्रॉन, इस वाले में भी घूमेगा, और घूमेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज करके कहां जाएगा, इस वाले पे चले जाएगा। समझ गए। अब देखिए दोबारा समझिए एक चीज को, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एमवीआर की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई की, मान लीजिए ये 10वें ऑर्बिट में घूम रहा है, ये 10वां ऑर्बिट है। कितना, कौन सा ऑर्बिट है, 10वां, ठीक है। यहां पर एमवीआर की वैल्यू को सॉल्व किया मैंने, क्या गया 70 आ गया। एम क्या है, क्या है, वी क्या है, एम किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, वी किसकी वेलोसिटी है, आर किसकी रेडियस है, ऑर्बिट की, अबे इलेक्ट्रॉन की नहीं, ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है। ये हो गया, हमारा आ गया 70। मेरे को तुरंत आपको बोर की बात याद आ गई, क्या आ गई, एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, एच पता ही है प्लैंक कांस्टेंट होता है 2 पाई, सॉल्व किया तो यार है भैया 200। क्या आ रहा है, क्या जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस 10वीं ऑर्बिट में, क्या इसकी ऑर्बिट है, ये नहीं है, ये कहां पर आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। ये कहां जाएगा, अब क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी को रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये कहता है भैया कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर कहीं घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन, तो अगर उसका एम वी आर की वैल्यू एन एच अपॉन में 2 पाई के बराबर आती है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है। कहां घूम रहा है, और उस स्टेट में एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। यदि एम वी आर और एन एच अपॉन में 2 पाई की वैल्यू बराबर नहीं आती, तो इसका मतलब वो ऑर्बिट उस इलेक्ट्रॉन की है ही नहीं, वो कहां पर है, एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आई नहीं आया, तो वही कह रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में घूम सकता, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखता हूं, क्या है कि इफ एम वी आर इज नॉट इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, तो ये ऑर्बिट, ऑर्बिट इस इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की कैसे, बड़ी छोटी की ऑर्बिट, ये तो ये ऑर्बिट इस इलेक्ट्रॉन की नहीं है, नहीं है, ये एनर्जी एमिट करेगा, ये
इस ऑर्बिट में एनर्जी एमिट करेगा और ग्राउंड स्टेट में जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये इस ऑर्बिट में एनर्जी को रेडिएट करेगा अगर ये बराबर नहीं है। और कहां जाएगा? जहां पर उस ऑर्बिट में जहां पर mvr nh अपॉन में 2 पाई के क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है भाई, तो कह रहे भैया ध्यान दीजिए, कम नहीं हो सकती ना, कभी ग्राउंड स्टेट से नीचे नहीं आता, ऊपर ही आता है। बताया था शायद परसों की क्लास में मैंने। देखिए कह रहा है इफ ऑल दी पॉसिबल, जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको कैसे बताया जाता है, इफ ऑल दीज पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउ, मतलब कि जितनी भी ऑर्बिट्स है ना वो इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर दी जाती हैं अगर उसको घूमने के लिए, अलाउ बाय द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू द सर्कुलेट ओनली इन द दोज ऑर्बिट। कह रहा है इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में सर्कुलेट करेगा जहां का एंगुलर मोमेंटम यानी एमवीआर किसके बराबर होगा, एनएच अपॉन में 2 पाई के। कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि एमवीआर एनएच अपॉन में 2 पाई के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब कहां पर है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना, एमवीआर की वैल्यू और एमवीआर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एनएच अपॉन में 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी इससे एमवीआर। हाँ, समझ गया क्या हुआ, ये हमेशा ज्यादा होगा। समझ गया, ये समझ गया नहीं समझ गया? हैंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है ये। ठीक है, खैर ये आपके लेवल की बात नहीं, छोड़ा हटा दो उसे वरना बेकार में कंफ्यूज हो गया। आगे बढ़ू, आपको पता मेरा एक बच्चा था वो पीसीएस बन गया, पीसीएस बिहार में नंबर 1 की रैंक आई है उसकी, अमन आनंद। आपने सुना होगा, न्यूज में भी सुना होगा शायद, अभी आई है उसकी। ठीक है, देखिए अगला, थर्ड, तीसरा पोस्टुलेट। पीसीएस का मतलब नहीं समझते होगे शायद, आपको बताता हूँ मैं पीसीएस का। एक आईपीएस होता है, एक पीसीएस होता है। आईपीएस होता है पूरे देश भर में, मतलब पुलिस ही होती है वो भी। ठीक है, पुलिस की अच्छी रैंक होती है, कमिश्नर वगैरह होती है। ठीक है, और वो पूरे देश भर में उनका मतलब ट्रांसफर हो सकता है, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन जो पीसीएस होता है ना वो सेंटर मतलब स्टेट पुलिस होती है। स्टेट पे जो सबसे टॉप पर होता है ना पुलिस में, वो होता है। इसमें डीएम भी आता है, एसडीएम भी आता है, ऐसे मतलब बड़ी रैंक होती है सारी। हाँ, आईपीएस पूरे मतलब देश में होता है, बड़ा थोड़ा बड़ा लेवल का एग्जाम है, मतलब दोनों का लेवल सेम ही होता है। वो थोड़ी जो पीसीएस होता है ना उसकी एज क्राइटेरिया 30 से लेकर 40 साल तक का दे सकते, 40 साल तक का बंदा कोई भी दे सकता है। लेकिन जो पीसीएस वगैरह आईपीएस होता है ना वो 32 साल है मैक्सिमम एज जनरल के लिए, एससी के लिए 50 साल, मरते मरते पुलिस बन सकता है। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? तो चलो भैया स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं। तो वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन परमिसिबल, परमिसिबल मतलब देखिए परमिसिबल का, परमिसिबल, ग्राउंड स्टेट, स्टेशनरी स्टेट सब एक ही है। ये वो स्टेट होती है जहां पर कोई भी एनर्जी को रेडिएट इलेक्ट्रॉन नहीं करता, और उसका एमवीआर किसके बराबर आता है, एनएच अपॉन में 2 पाई के। तो कह रहे भैया वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग परमिसिबल स्टेट इट डज नॉट एमिट एनर्जी। ठीक है, कोई भी एनर्जी को एमिट नहीं करता, कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और स्टेशनरी स्टेट कहते हैं इसको। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या था भैया, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर, देखिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लिया और कहां चला गया, हायर पे, तो कहां पे आएगा, लोअर पे आएगा। तो वही लिखा हुआ है, जब लोअर पे आ रहा है तब की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट मस्ट बी रिलीज एनर्जी फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ फोटोन, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास ले रहा हूँ, क्लास क्लास। ठीक है, और वो एनर्जी किसके बराबर होती है, E2 माइनस E1। E2 क्या है, जहां पर था, और E1 क्या है, जहां पर। तो ये हो गया भैया, फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, E2 माइनस E1 के। और आपको पता फोटोन की एनर्जी h न्यू के भी बराबर होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन आता कैसे, आपको पता नहीं होगा शायद। इलेक्ट्रॉन जब आता है ना, मान लीजिए ए, आपके क्या है,
बे यार हमें काफी सर पे बन गया। ऊपर कैसे आएगा ये? सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? देखिए ये आपके एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी एनर्जी क्या थी E2 और इसकी एनर्जी क्या E1 है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करता है ना तो कैसे आता है देखिए, E1। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसने यहाँ पे एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे एनर्जी रिलीज की, तो जब वो आएगा तो ऐसा आएगा, ऐसे करें। ऐसे डायरेक्टली जब नहीं करता, ठीक है, कि ऐसे E2 से कहां पे आ जाए सीधा E1 पे, ऐसे नहीं आता। वो डायरेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वैसे वैसे रेडियस कम होगी, ठीक है। और जैसे इस रेडियस में आएगा फिर वो रुक जाएगा, उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब वो रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। इस बात को आता है कवर करता हुआ, ठीक है। चलो देखिए, अगला आ रहा भैया डेरिवेशन है आगे के टॉपिक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला भैया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रेडियस, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जो होता है कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस से, जिसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और उस चार्ज की वैल्यू क्या होती है प्लस Ze, प्लस Z क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, ठीक है। एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, रिवॉल्व अराउंड दी सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ रेडियस r। तो आपको पता भी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 क्या है भैया Ze, और Q2 क्या है भैया E, अपॉन में नीचे क्या होगा R²। तो आपका जो फोर्स होगा ये, तो ये फोर्स क्या होगा K Ze² अपॉन में R²। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये फोर्स है आपका, ठीक है। यहां पे लिखा है टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखने के लिए क्या चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। शुड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे का आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv² अपॉन में R, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पीछे क्या निकाला K Ze² अपॉन में R², एक R से एक R क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो mv² K Ze² अपॉन में R। अच्छा एक काम करते हैं, हम जानते हैं वी नो mvr किसके बराबर होता है NH/2 के, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी NH/2 और क्या होगा mr। तो ये यहां पर हमने क्या किया m v की जगह पे क्या लिख दिया n² h², समझ गए ना कि स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं, 4π² m²r²। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने v की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दी, v की जगह v² की यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पर तो सब नॉर्मल थे, तो यहाँ पे आगे क्या होंगे स्क्वायर हो जाएंगे सारी की सारी टर्म, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी K Ze² अपॉन में R, और अपॉन में R, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक R से एक बार R क्या करो फिर कैंसिल कर दो, ठीक है। इस R को इधर ले आओ, तो यार नीचे तो धर आएगा तो क्या होगा ऊपर हो जाएगा, और ये पूरी टर्म को क्या करो उधर ले आओ तो नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करके क्या, अच्छा एक m से एक m भी कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। सॉल्व करोगे तो आपका आने वाला है R इक्वल्स टू में n² h² 4π² m K Ze², देख लीजिए यही आएगा। ऑर्बिट nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट है, देख लीजिए यही आएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना, ठीक है, रट लेना थोड़ा हो सकता है तो
बाकी डेरिवेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट कौन कौन है, तो कांस्टेंट है आपका H4 पाई m के ई स्क्वायर। एम स्क्वायर और जेड दोनों क्या वेरिएबल है, अलग अलग एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, और एक ही एटम के लिए एन की वैल्यू भी क्या होती है, बहुत सारी होती है। तो इसलिए एन और जेड वेरिएबल है, बाकी सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट को हटा दिया जाए और सॉल्व कर लिया जाए, हटा दो तो क्या होगा, आर इज डायरेक्टली इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ठीक है। एन स्क्वायर अपॉन में जेड, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से रेडियस क्यों बढ़े, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि चलो मान लो 4 हाइड्रोजन की बात करता हूँ, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना, होगी नहीं होगी। तो आर किसके डायरेक्टली होगा, एन स्क्वायर के, एन स्क्वायर के। अब इसका मतलब समझे, मान लीजिए मैं पहले ऑर्बिट की बात करता हूँ, मैं पहले ऑर्बिट की बात करता हूँ, तो पहले ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1। तो पहले ऑर्बिट की और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ के, क्या लेता हूँ, बाकी कांस्टेंट की वैल्यू तो मेरे को पता ही है, आर इक्वल्स टू में मैंने ले लिया के एन स्क्वायर। तो मैं लेता हूँ इफ एन इक्वल्स टू में 1, एन की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 ले ली, तो आर की वैल्यू क्या होगी, R1 क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा। इफ आर इक्वल्स एन इक्वल्स टू में 2, तो आर की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू क्या होगी, 4 के, क्या आएगी, इफ एन इक्वल्स टू में 3 ले लो, तो R3 की वैल्यू क्या होगी, 9 के। कहने का मतलब समझे मेरा, कि जो ऑर्बिट के बीच में दूरी बढ़ती है ना, जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिट यहां से, पहली ऑर्बिट दूसरी ऑर्बिट के बीच में सेपरेशन इतना है, तो तीसरी क्या होगी, इतनी होगी, चौथी क्या होगी, और दूर होगी, समझ गया, चौथी क्या होगी, और दूर होगी। सेपरेशन लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो ना यहाँ पे दिख रहा है, रेशियो निकालो। सो R1 इज टू R2 इज टू, अगर रेडियस का रेशियो निकालते हो ऑर्बिट का, तो क्या आएगा, क्या है भैया, 1 2, यहां से क्या आएगा, 1 4, फिर क्या आएगा 9, 1 इज टू 4 इज टू 9 इज टू, ऐसे बढ़ता जाएगा आपका मामला, समझ गए भैया, आगे एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर। ये कहने का मतलब ऑर्बिट के बीच में जो गैप बढ़ते हैं, पहले ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट, तो बढ़ता जाता है गैप, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब ऑर्बिट के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहे, समझ गए। अच्छा, फिर आगे और सोल्व करते हैं। देखिए, जब इस सारे कांस्टेंट को, जिन कांस्टेंट को हटाकर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया, उन सबको अगर ला करके सॉल्व कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू में ऑन सॉल्विंग ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका R आएगा 0.53 n स्क्वायर अपॉन में Z एंगस्ट्रॉम, ये आएगी आपकी रेडियस, ठीक है। सारे कांस्टेंट को सॉल्व कर दिया मैंने, तो सारे कांस्टेंट को सॉल्व करने पर आपका इतना आ रहा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर आपको पहले ऑर्बिट निकालना है हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट, तो हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1, और हाइड्रोजन बोल रहा हूं तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। दूसरा ऑर्बिट निकालना हाइड्रोजन का, तो एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू, सॉरी दूसरा ऑर्बिट बोलो ना, तो एन की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1, 1 होगी ना, हाइड्रोजन है, ठीक है, उतना एंगस्ट्रॉम। अगर मैं मान लीजिए क्लोरीन के लिए निकाल रहा हूँ पहले ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 1, क्लोरीन का आपको जेड पता ही है, ठीक है, समझ गया, उसका इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ये फॉर्मूला उसके लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ध्यान रखना। फिर आता है भैया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल रहे हैं, तो वी नो mvr इक्वल्स टू में एन एच अपॉन में 2 पाई,
एंड आर इक्वल्स टू में एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये था आर की वैल्यू। ठीक है, तो भाई पानी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को प्यास लगनी चाहिए, आपको बार बार प्यास लग रही है, 3 बार पी चुके आप पानी, है ना। देखिए भैया बोलना मत। तो देन हमने क्या किया, ठीक है, तो देन हमने क्या लिख दिया, एम वी आर की वैल्यू क्या लिख दी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर और एन एच अपॉन में 2 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, और हमें निकालना क्या भी है, वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को यहीं पे रखो, बाकी सारी चीज को यहाँ पे ले आओ, तो आपका देखिए क्या क्या होगा, ये कैंसिल हो गया 2 और ये पाई, तो ये आएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच, ये होगा वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पर देखिए आपकी जो वेलोसिटी आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जेड के, और किसके इनवर्सली है, एन के, बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट है ना। जेड के प्रोपोर्शनल क्यों है, जेड बढ़ेगा तो आपको पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचने वाले, इसका मतलब ज्यादा खींचा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जब इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तेज जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अच्छा एन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज से, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया, तो स्पीड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगला टॉपिक है, मर्जी हाले दियो बोल दियो। ठीक है भाई, देखिए ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं भैया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के पास ड्यू टू मोशन क्या होती है भैया, काइनेटिक, काइनेटिक क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा वी नो क्या, कि आपको पता है एम बी स्क्वायर अपॉन में आर किसके बराबर होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर के। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके, कौन प्रोवाइड करता है, यही तो प्रोवाइड करता है, तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, तो वी आर की वैल्यू यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और ये क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपका के हाफ एम बी आर की यहाँ पे सीधा कर लिख दूं मैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, ये क्या आ गई भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है, समझ गया। अच्छा ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है, क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज पार्टिकल ना, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर, तो भैया आपको बता दूं के Q1 क्या है, जेड है, और Q2 क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन भैया, माइनस चार्ज लेते हैं, अपॉन में आर, तो जाएगा के जेड ई स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगा दो अपॉन में आर, ये क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अच्छा टोटल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स में क्या होगा, होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक क्या रखी है, काइनेटिक क्या आई थी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, और पोटेंशियल क्या आई थी, माइनस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो देखिए भैया हाफ है और ये क्या है, एक है, ये डिवाइड नहीं है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, ये हो गई टोटल एनर्जी। अगर हम देखें तीनों एनर्जी को तो ठीक है, हम देखें काइनेटिक, तो इसमें बीच में रिलेशन क्या होगा, देखिए काइनेटिक क्या आई थी, बता दे के जेड ई स्क्वायर
जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, और पोटेंशियल क्या आई थी? अरे यार क्या फालतू का सवाल हो रहा है। के पोटेंशियल बोल रहा हूँ, के माइनस आएगा ना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। भाई ये कहाँ से आ गया ये वाला आर? पहले बता देते ना यार, पूरा हटाना पड़ता है। हाँ ठीक है, पोटेंशियल लेकर आता ना, पोटेंशियल एनर्जी कोस्ट में क्या था? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। अच्छा देखिए इन तीनों के बीच में रिलेशन देखिए, तो अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों बराबर ही, टोटल एनर्जी दोनों बराबर आ रही है, बस इसके आगे क्या लगा? माइनस लगा है, दोनों बराबर ही है, तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक क्या होती है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखिए, अगर मैं देखूं तो काइनेटिक और इसमें बीच में, अच्छा इन दोनों के बीच में देखूं तो दोनों क्या है? इन दोनों के बीच में, ठीक है, काइनेटिक और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के बीच में देखो, तो ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी दोनों आपस में क्या बराबर है? बस टोटल एनर्जी क्या है? 2 से डिवाइडेड है, तो यानी क्या होगा? टोटल एनर्जी इक्वल्स में 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज द हाफ ऑफ। ठीक है, अब यहां पर एक और रिलेशन देख लीजिए, क्या देखिए अगर मैं किसके किसी बीच में निकाल लिया, अच्छा काइनेटिक पोटेंशियल के बीच में निकालो ना, हाँ इसके बीच में, तो देखिए अगर मैं देखूं तो ये जो काइनेटिक है, काइनेटिक है जो, वो पोटेंशियल की आधी है लेकिन नेगेटिव है, तो ये ध्यान रखना कि काइनेटिक इक्वल्स टू में हाफ ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आधा करोगे, उसका नेगेटिव करोगे तो आपका आ जाएगा। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि भैया अभी ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिसमें केवल एक एनर्जी आपको पता होगी, बाकी सारी एनर्जी से रिलेशन से क्या होगा? निकल आएगा, आपको अलग से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा तो इसको आगे बढ़ाते हैं, देन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होगा भैया आपका? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r की वैल्यू क्या रखी है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये था। अब देखिए ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया 2 बार, बाकी ऊपर लिया इसको, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा आपका? देखिए 2, देखिए के का स्क्वायर होगा, जेड का स्क्वायर होगा, और e की पावर 4 होगी, बाकी सब कुछ ठीक है। मैं -2 पाई स्क्वायर एम, फिर के का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, e की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये होगी आपकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, और ये है नेगेटिव साइन, क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट गिवन एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है, किसके साथ? अब वही सब बता रहा है, माइनस मतलब बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है भैया, तो इतना मैंने कराया था, फटाफट देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए।